एक गांव जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद होने लगते हैं। एक पीपल का पेड़ जिसके नीचे आज भी सांसें लगी हुई हैं। लोग कहते हैं जो वहां गया वो कभी लौटा ही नहीं। लेकिन सवाल ये है, पीपल के नीचे क्या छुपा है? एक भूत या एक जिंदा लाश? बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक छोटा सा गांव है, मटिहानी टोला। दिन में गांव वालों का जीवन सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता दरवाजे तेजी से बंद होने लगते और लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते। गांव के बाहर एक पीपल का विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई चारों ओर फैल गई थी। लोगों का कहना था कि बहुत पहले उस पेड़ के नीचे किसी लड़की को जिंदा गाड़ दिया गया था। कहानी सबको पता थी, पर कोई खुलकर नहीं सुनाता था। लेकिन रात में पीपल के पास कोई भूल से भी नहीं जाता था। गांव में 4 दोस्त थे, पिंटू, साजन, रवि और मोहन। उस रात गांव के बाहर वाले तालाब के पास चारों बैठे हुए थे। ऐसे ही कुछ बात चल रही थी। अचानक पिंटू बोला, अगर हम चारों आज रात पीपल के नीचे जाकर पूरा 1 घंटा बैठ गए ना। तना वो बोला ही था कि मोहन बीच में ही बोल पड़ा, पागल हो गया क्या? मेरी माँ कहती है जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। रवि हंस पड़ा, भूत प्रेत सब बकवास है, बस मन का वहम है रे। साजन बोला, उसको कुछ आइडिया अच्छा लगा। वो बोला, आइडिया अच्छा है, अगर हम ये कर गए तो सारे गांव वाले बोलेंगे चारों बहुत बहादुर हैं। बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच की पतली रेखा उस रात चारों ने खुद मिटा दी। रात के 12 बजे चारों चुपके से एक पुराना लालटेन और आधी भरी बोतल लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़े। जैसे ही वे पीपल के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी होने लगी। चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैल गई, गीली मिट्टी, सड़े पत्तों और पुराने खून जैसी। मोहन कांपती आवाज में बोला, चलो वापस, ये आइडिया अच्छा नहीं है। उसी समय पेड़ की एक मोटी डाली हल्की सी हिली, लालटेन की लौ कांपी और चारों के चेहरों पर परछाइयां नाच गई। रवि डर छुपाने के लिए एक पत्थर उठाकर पीपल की जड़ पर फेंक देता है। देखो कुछ नहीं, बस डर है यार। पत्थर के लगते ही जमीन के नीचे से धीमी सी आवाज आई, क्यों जगाया? यह सुनते ही चारों के शरीर में जैसे खून जम गया। पीपल की जड़ों के बीच एक गहरा गड्ढा था, जहां बस अंधेरा था। आवाज के साथ मिट्टी में कुछ हलचल हुई और जड़ों के पास वाले गड्ढे से पहले एक हाथ निकला, पतला, मिट्टी में सना हुआ, फिर दूसरा हाथ, फिर धीरे धीरे मिट्टी से लिपटा एक चेहरा जिसकी आंखों से कीचड़ टपक रहा था और होंठ नीले पड़ चुके थे। वह एक लड़की थी, 18-19 साल की। उलझे बाल, आधा चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ, उसकी आंखों में पुतलियां नहीं, बस काला गड्ढा था। वह फुसफुसाई, मुझे अंधेरे में क्यों छोड़ा? मोहन वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पिंटू के हाथ से बोतल छूट गई। रवि और साजन बिना पीछे देखे सर पे पैर रख के भागने लगे। पिंटू ने एक पल के लिए मोहन को उठाने की सोची, पर लड़की के काले आंखों का गड्ढा उसकी तरफ मुड़ा तो वो भी भाग खड़ा हुआ। वे तीनों जैसे तैसे गांव के बीच आकर रुके। तीनों के हाथ पांव कांप रहे थे और कपड़े पसीने से गीले हो गए थे। अगली सुबह मोहन घर नहीं लौटा। उसकी माँ ने पहले सोचा किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा तो परिवार में रोना धोना शुरू हो गया। गांव वाले ढूंढते हुए पीपल तक पहुंचे। जड़ों के बीच मोहन की चप्पलें पड़ी थी, एक उल्टी एक सीधी। जमीन पर उसके घिसटने के निशान थे जो गड्ढे तक जाकर खत्म हो गए थे। पिंटू, साजन और रवि की आंखों में सिर्फ डर ही नहीं, अपराध बोध भी था, मोहन को वहां छोड़कर भागने का। फिर धीरे धीरे पिंटू पर डर का साया मंडराने लगा। वह रात में अचानक उठकर चिल्लाने लगता। गांव के किनारे एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। पिंटू की माँ साजन और रवि की मदद से पिंटू को तांत्रिक के पास ले गई। बाबा, मेरे बेटे पर किसी का बुरा साया आ गया है। तांत्रिक ने पिंटू को ध्यान से देखा, फिर रवि और साजन से पूछा, तुमने उसे जगा दिया? रवि बोला, किसको? तांत्रिक ने बोला, काजल को। तांत्रिक ने काजल की कहानी सुनाई, जो इसी गांव की थी, पढ़ने में तेज और जुबान उससे भी तेज। गांव के जमींदार के बेटे की बुरी नज़र उस पर पड़ गई थी। काजल ने उसका विरोध किया। उस रात 5 लोग काजल को घर से उठाकर ले गए। पड़ोसियों ने उसके चीखने की आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर दी। सुबह जब लोग पीपल के पास से गुजरे तो जड़ों के नीचे ताजी खुदी मिट्टी दिखी। तांत्रिक ने कहा, काजल को जिंदा ही पीपल की जड़ों के नीचे गाड़ दिया गया। उसकी आत्मा उसी पेड़ से बंध गई। उसने कसम खाई कि वो हर उस इंसान को ले जाएगी जो उसे जगाएगा। साजन ने कांपते हुए पूछा,
तो अब क्या होगा? तांत्रिक ने कहा, अब वे तुम्हें अपने सपनों में बुलाएगी। जितना भागोगे उतना पास आएगी, कोई भी उसके बंधन को तोड़ नहीं सकता। उसके बाद पिंटू हर रात सपने में खुद को उस गड्ढे के भीतर खड़ा पाता। ऊपर से पीपल की जड़ें सांप की तरह झूल रही होती, सामने काजल होती। वह कहती, क्यों लगाया मुझे, अंधेरे में क्यों छोड़ा। उधर साजन के घर में मिट्टी की गंध फैलने लगी। उसे पहले लगा घर में कहीं पानी गिर गया होगा, पर कुछ दिनों बाद देखा कि दीवारों पर नीचे से ऊपर तक गीली मिट्टी की मोटी लकीरें उठ रही हैं, जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। रवि के कमरे की दीवारों पर रातों रात कीचड़ से बने हाथों के निशान दिखने लगे, छोटे बड़े उल्टे सीधे, जैसे कोई अदृश्य शरीर दीवार पर रेंग कर ऊपर चढ़ रहा हो। उसने 1-2 बार साफ किया, लेकिन अगले दिन फिर वही हो जाता। एक शाम वे फिर से तालाब के पास मिले। पिंटू गुस्से में बोला, हमने क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया, सिर्फ डर के मारे भाग गए। कोई भी होता तो भागता ही ना यार। रवि बोला, हम तांत्रिक से फिर मिलेंगे, कुछ तो उपाय होगा इसका। वो सब तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उन्हें देखते ही सर हिलाया। अब बात साधारण उपाय की नहीं है, अब वो जाग चुकी है। पिंटू ने झुंझला कर पूछा, तो अब क्या करें, भाग जाए गाँव से? तांत्रिक बोला, भागने से आत्माएं नहीं छूटती। आज आधी रात तुम तीनों बिना डरे पीपल के पास जाओ। अगर वह तुम्हें माफ कर दे तो बचे रहोगे, अगर नहीं तो कम से कम तुम भागने वाले नहीं कहलाओगे। साजन बोला, और वो मोहन? तांत्रिक ने आंसर दिया, अब वह इंसानों की दुनिया में नहीं है। रात में तीनों पीपल के पास पहुंचे, लेकिन इस बार पेड़ स्थिर था। न कोई डाल हिली, न कोई आवाज आई। पिंटू ने हिम्मत करके आवाज लगाई, काजल, काजल, हम वापस आए हैं। इस बार भागने नहीं आए। जो सजा है दे दो, बस हमें डराना छोड़ दो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर जड़ों के बीच से गड्ढा धीरे धीरे गहरा होता दिखने लगा। जमीन हल्की सी कांपी और साजन के पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। वह चीखा, बचाओ, लेकिन इससे पहले कि पिंटू और रवि उसका हाथ पकड़ते, जड़ों के बीच की मिट्टी दलदल बन गई और साजन उसमें धंसता चला गया। कुछ ही सेकंड में वह जड़ों के नीचे समा गया। पिंटू और रवि के लिए भागना भी मुश्किल हो गया। तभी किसी ने मिट्टी के ऊपर 2 चप्पलें फेंकी। वो साजन की चप्पलें थी। पास में मिट्टी से सनी एक काली चोटी भी गिरी। वह काजल के बालों का गुच्छा था। काजल की आवाज आई, एक तो पहले ही आ गया, दूसरा मैंने अभी ले लिया, तीसरा दीवार पर हाथों की तरह चिढ़ चुका है, और चौथा सपनों से बाहर निकल नहीं पाएगा। रवि चीखता हुआ उल्टे पांव भागा। पिंटू वहीं खड़ा रहा। वह बोला, काजल, हमसे गलती हुई है, हम डर गए थे। तू जो चाहे सजा दे, पर ऐसे मत खींच। तुझे किससे ज्यादा नफरत है, हमसे या उन लोगों से जो तेरा चीखना सुनकर भी चुप है? काजल की आवाज में अब गुस्सा नहीं, दर्द था। जिन्होंने मुझे यहाँ दफनाया वे तो मर गए, पर अगर गाँव वालों की चुप्पी वे भी जिंदा है, तुम चारों उसी चुप्पी की संतान हो। पिंटू बोला, अगर हम चुप्पी तोड़ दें, अगर हम बता दें कि जमींदार के बेटे ने क्या किया था और किसने तुझे यहाँ दबाया, तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? सच इतने साल बाद कौन सुनेगा? हम जब तक जिंदा हैं बोलेंगे। अगर तुम हमें रात दिन डराती रहोगी, हम फिर भी बोलेंगे। पिंटू ने एक सांस में कह दिया। आवाज आई, जा देखते हैं कौन ज्यादा मजबूत है, तुम्हारा सच या मेरा डर। अगले कुछ दिनों में गांव में घटनाएं तेज हो गई। रवि के कमरे की दीवार के हाथों के निशान घने होते गए। एक रात घर वालों ने चीख सुनी। कमरे का दरवाजा तोड़कर खोला तो देखा रवि का शरीर आधा दीवार के अंदर और आधा दीवार के बाहर फंसा हुआ था, जैसे किसी ने उसे ईंटों के बीच खींच लिया हो। अब सिर्फ पिंटू बचा था। एक दिन दोपहर में जब पंचायत हो रही थी, पिंटू वहां पहुंचा और चिल्लाकर काजल की पूरी कहानी सुना दी। उसने कहा कि उन 5 अपहरणकर्ता अपराधियों में से 3 के बेटे आज इस पंचायत में बैठे हैं। एक बूढ़ा बोला, सब कहानी है, किसने देखा था? तभी तांत्रिक वहां पहुंचा। मैंने नहीं देखा, पर काजल की चीखें सुनी थी। मैं पीपल के पास था, मैं भाग गया, हम सब गुनहगार हैं। इसके बाप दादाओं के नाम पिंटू ने लिए थे, वे सब तिल मिला उठे। हमारे पूर्वजों को ये तांत्रिक और पिंटू बदनाम कर रहे हैं। पिंटू ने गरज कर कहा, अगर ये सब झूठ है तो आज रात आप में से कोई उस पीपल के नीचे सोकर दिखा दे। किसी ने चुनौती स्वीकार नहीं की। तांत्रिक ने फैसला किया,
आज रात हम सब पीपल के पास चलेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम मानेंगे कि ये डर बेबुनियाद है। अगर कुछ हुआ तो मानना पड़ेगा कि काजल की आत्मा को इंसाफ चाहिए। उस रात पहली बार पीपल के पास पूरा गांव पहुंचा। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तांत्रिक मंत्र बुदबुदा रहा था। पिंटू जड़ों के पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, काजल, आज पूरा गांव यहाँ है। जो तेरे साथ हुआ वो लोग याद रखें तो हमें जीने दे, हमें कहानी कहने दे। अगर हमें भी तू जड़ों के नीचे खींच लेगी तो फिर सब यही कहेंगे, भूत है, मत जाना। कोई नहीं कहेगा लड़की के साथ जुल्म हुआ था। अब तुझे क्या चाहिए, तुम्हारा बदला या तुम्हारा सच? कुछ समय बाद जड़ों के बीच की मिट्टी हल्की सी फटी। गड्ढे से मिट्टी में सनी एक आकृति उभरने लगी। वह काजल थी। इस बार उसके माथे पर मिट्टी के बीच से एक हल्की सी लाल रेखा दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसे खून से सजाया हो। उसने गांव वालों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नफरत थी। काजल बोली, तुम सब इतने सालों से चुप थे, आप बोल रहे हो? तांत्रिक हाथ जोड़कर बोला, हम सब दोषी हैं। हमने तेरी चीखों को भूत की आवाज कह दिया। इस बार या तो तू पूरे गांव को ले जा या इस गांव को छीने दे। काजल की आवाज थोड़ी नरम हुई। उसने कहा, मैं यहीं रहूंगी, पेड़ की जड़ों के बीच। तुम सब मेरी कहानी सुनाओगे तो मैं तुम्हें सोने दूंगी। अगर तुमने चुप्पी ओढ़ी तो मैं वापस बुलाऊंगी। फिर उसने पिंटू की तरफ देखा, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी। अब तुम रात को सोओगे तो मोहन, साजन, रवि की यादें आएंगी। वही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर काजल की आकृति धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। गड्ढा अपने आप भरने लगा। कुछ साल बीत गए। मटिहानी टोला में अब बच्चे भी काजल की कहानी सुनते हुए बड़े होते हैं। जब पिंटू बहुत बूढ़ा हो गया, एक रात लोगों ने उसे पीपल के नीचे बैठे देखा, चुपचाप। सुबह पीपल के नीचे उसकी लाश पड़ी थी। लोगों ने कहा काजल ने चौथे को भी बुला लिया। कुछ ने कहा इस बार उसने नहीं बुलाया, वह खुद चला गया कहानी पूरी करके। आज भी मटिहानी टोला में रात को कोई पीपल के पास नहीं जाता। वहाँ अब सिर्फ एक नहीं, कई आत्माएं हैं। उन सब की जिन्होंने कभी सच को डर के नीचे दबाया था। फर्क सिर्फ इतना है, अब जब हवा चलती है तो पत्तों की सरसराहट में कभी कभी सुनाई देती है, मुझे अंधेरे में मत छोड़ो।